तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आरो यारो जो 27 जुलाई को होना प्रस्तावित है री एग्ज़ाम, उसके लिए घटना चक्र देख रहे हैं। घटना चक्र में हम पॉलिटी देख रहे हैं और साथ में ज्योग्राफी भी देख रहे हैं। आज से हम लोग हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे ताकि जल्दी ही समाप्त हो सके। अगर एक एक सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे तो फिर 4 महीने एक ही सब्जेक्ट कराते रह जाएंगे। तो चलिए आज से हम लोग हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पर या अल्टरनेट डेज पर जैसे हो सकेगा हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में पॉलिटी साथ साथ लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाषाण काल और वैदिक काल। ठीक है, तो पाषाण काल के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ में वैदिक काल से जो क्वेश्चंस बने हैं उनको भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज हमने बुक से ही PDF ली हुई है और अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं मतलब कि टाइप करके ही कराया जाए, टाइप कराने में ज़्यादा ठीक लगता है तो टाइप करके कराया जाएगा, नहीं तो बुक से ही डायरेक्ट PDF बना करके भी हम लोग इसको करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला आज देखेंगे पाषाण काल और इससे क्या क्वेश्चंस बने हैं इसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन लीजिए। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि जो हड्डियों से बने हुए आभूषण अर्थात ज्वेलरी या गहने हैं वो आपको जो मध्य पाषाण काल है उस टाइम पीरियड के कहाँ से मिले हैं। हमारे पास ऑप्शंस देखिए क्या है। सराय नाहर राय, तो सराय नाहर राय हमारे प्रतापगढ़ में है। महादहा, लेखहिया या फिर चौपानी मांडो। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे कि इसमें 2 ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जहां से हमको पाषाण काल के यानी कि मध्य पाषाण काल के हड्डियों से बने हुए जो ज्वेलरी हैं यानी कि आभूषण है वो मिलते हैं। और वो कौन कौन से हैं अब देखिए। सबसे बड़ी बात तो सराय नाहर राय जो है जो प्रतापगढ़ में है वहाँ से भी मिल जाते हैं। और दूसरा आप देखिए जो प्रतापगढ़ में ही महादहा है वहाँ से भी हड्डियों से निर्मित जो मतलब कि आभूषण है, ज्वेलरी है, वो देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, A और B दोनों। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन चाहे आप कुछ भी करके आते या तो इसको हटा दिया जाता या फिर रॉन्ग कर दिया जाता, कुछ भी होता, क्योंकि 2 ऑप्शन टिक करने को आपको जो है दिया नहीं है कि आप दोनों बताओ कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन हमें जानना तो चाहिए, क्या पता नेक्स्ट टाइम पूछे और ढंग से फिर आपको दें भी कि भाई कम से कम इस बार ऑप्शन ठीक से देंगे। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो सराय नाहर राय और महादहा दोनों हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कब पूछा गया है, आरो यारो मेंस 2013 में। ठीक है, यहाँ आपसे बता रहे हैं कि मध्य पाषाण कालीन जो स्थल महादहा है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, यहाँ पे ना बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के निर्मित जो उपकरण है या फिर जो मतलब हाँ क्या बोलते हैं ज्वेलरी वगैरह है वो मिली हुई हैं। यहाँ एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा अगर इतिहास पढ़ा है तो, GR शर्मा। इनके द्वारा महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और वो 3 क्षेत्र कौन है, कह रहे हैं कि ये जो 3 क्षेत्र हैं जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटे हुए थे। और ये जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है यहाँ से ही हड्डी और सींग के बनाए गए आभूषण बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। आगे देखिए एक और व्यक्ति के नाम दिया गया है और वो कौन है, वो है डॉक्टर जय नारायण पांडे। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, पुरातत्व विमर्श। ठीक है, तो आप देखिए खूब सारी पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुस्तकों से। तो जय नारायण पांडे जी हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है पुरातत्व विमर्श। इसी भी पुस्तक में इनके द्वारा महादहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने के साक्ष्य बताए गए हैं। तो आप देखिए कि 3 जगहें तो जरूर याद करके रखिए, कौन कौन सी, महादहा, सराय नाहर राय और दमदमा। ठीक है, आगे देखिए कि विकल्प में इन तीनों ही स्थलों के रहने पर इन्हें हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिर आप बस जाने रहिए, आपकी नॉलेज जो है उसमें थोड़ा विस्तार हो, बाकी इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा उचित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये ना डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन लिया गया है, क्लास 6 की NCERT से। चलिए देखेंगे, अगर आप लोग NCERT पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमने क्लास 6 से 8 तक की जो NCERT है ना वो कंप्लीट कराई है। आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जा करके उसको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभी कथन देखिए, यानी कि कथन में क्या है,
जो विंध्य क्षेत्र है इसके पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, यानी कि विंध्य क्षेत्र से लोग गंगा घाटी की ओर प्रव्रजन यानी कि आए हैं। क्यों आए हैं? कारण कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ऑप्शंस देखिए, आपको सही उत्तर बताना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा आपसे कह रहे हैं वही होगा कि आर ए सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरे में है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जाहिर सी बात है कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जी.आर. शर्मा ने जो सराय नहर राय में खुदाई की थी उसके बाद इनके द्वारा ये अवधारणा दी गई कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी हुई और इस कमी के कारण लोगों के द्वारा गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया गया। और गंगा घाटी जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र रहा है, तो लोग प्रवास करके इधर आए हैं ताकि भैया गुजर बसर हो सके, भूखे न मरना पड़े। ठीक है, और ये देख लीजिए कहाँ पूछा गया है, तो आर.ओ. मेंस 2016 में। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ना सीटेट में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी जानते ही होंगे, बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें, अजंता, भीमबेटका, बाघ या फिर अमरावती की गुफाएं। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि भीमबेटका। ठीक है, तो ये देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है ये आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, आगे देखिए, भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की जो शैलकृत गुफाएं हैं इनकी चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसको भी आप याद रखें कि जो भीमबेटका है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है, जबकि जो अजंता और बाघ की गुफाएं हैं ये ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि निम्नलिखित मध्य पाषाण कालिक जो स्थल हैं इनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। आपको अगर दिशाओं का ज्ञान होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है और ये है दक्षिण। आपको पश्चिम से पूर्व की दिशा में ले जाना है, यानी कि जो सबसे पश्चिम में है उसको सबसे पहले रखिए, फिर उसके बाद उसके पूर्व कौन है, फिर पूर्व करते हुए ऐसे आपको चारों जो विकल्प हैं वो सेट कर लेने हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पैसरा, लेखहिया, बिरभानपुर और महादहा। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन है कहाँ। अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो महादहा देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। ठीक है, फिर आप देखिए लेखहिया, ये भी उत्तर प्रदेश में है और कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में। तीसरे पे आ जाएगा पैसरा, ये कहाँ है, तो ये है बिहार। ठीक है, बिहार। और ये बिरभानपुर, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप भारत देश का मैप लेंगे ना तो आप मैप में देखेंगे कि सबसे पश्चिम में आपको प्रतापगढ़ मिलेगा। प्रतापगढ़ के बाद जो है इसके पूर्व में आपको मिल जाएगा कौन, लेखहिया यानी कि मिर्ज़ापुर। लेखहिया के भी पूर्व में आपको मिल जाएगा पैसरा जो कि बिहार का है, और उसके भी पूर्व में आपको मिल जाएगा बिरभानपुर जो कि वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो आप इसको मैप में एक बार लोकेट जरूर करिए। इसका अगर हम लोग सही से सेट करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा क्योंकि ये प्रतापगढ़ का है, दूसरा लेखहिया मिर्ज़ापुर में, तीसरा पैसरा है बिहार का और फिर लास्ट में बिरभानपुर जो कि वेस्ट बंगाल का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, और अभी नहीं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। पहले देखिए ये जो मतलब नोट्स दिए रहते हैं इसको भी करते चलेंगे साथ साथ में एक एक पेज में। ठीक है, तो ये देखिए पाषाण काल से जो संबंधित नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्या आपसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ है। दूसरा कह रहे हैं कि मानव कंकाल के साथ जो कुत्ते का कंकाल है वो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, और क्या मिला है वहाँ से, तो गर्तावास भी वहीं से मिला हुआ है जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स ने पूछा है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो खाद्यान्न है इनका उत्पादन कब स्टार्ट हुआ है, तो नवपाषाण काल में हुआ है। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, लहुरादेव, यहाँ से चावल की प्राप्ति हुई है। मेहरगढ़, यहाँ से आलू के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है उसको ज़रूर देखिए। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्लास 6 की बहुत अच्छे से उसमें चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं।
आगे देखिए, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। फिर आगे जो है सैंधव सभ्यता और संस्कृति से क्वेश्चन, मतलब सैंधव सभ्यता और संस्कृति से नोट्स दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पहले की सभ्यता थी। पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख सोर्स हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या हड़प्पा वासी लोहे के बारे में जानकारी रखते थे? तो भैया नहीं, वो लोग तांबे के बारे में जानते थे और कांसा जो कि एक मिश्र धातु है उसके बारे में जानते थे। सोना और चांदी के बारे में भी उनको जानकारी थी, पर उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। आगे देखिए, हड़प्पा वासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर की खान से प्राप्त किया करते थे। चांदी के लिए अन्य जो सोर्सेस थे अफगानिस्तान और ईरान में स्थित थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तन का व्यापक पैमाने पर यूज किया करते थे। बनावली से पक्की मिट्टी के जो हल होते थे ना, जिनसे खेत की जुताई होती है, उनके साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदारो आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो नगर नियोजन को माना जाता है, क्योंकि उनके यहाँ जो नगर का था, मतलब नगर बसे हुए थे ना, वो बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था में थे। तो देखिए, दूसरा टॉपिक आ गया, ठीक है। पहला टॉपिक था पाषाण काल, उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए। दूसरा टॉपिक है सैंधव सभ्यता और संस्कृति। तो इससे क्या क्वेश्चंस बने हैं? तो पहला वाला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला देखिए, कह रहे हैं कि हड़प्पा की संस्कृति की बस्ती, यानी हड़प्पा संस्कृति की जो बस्तियां मिली हैं वो, और दूसरी साइड ना नदी दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी नदी के तट पर ये बस्ती मिली हुई है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ को दिया गया है। नदियों में भोगवा, घग्घर, रावी और सतलुज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दरअसल हम सब पहले से ही पूरी बुक सॉल्व कर लिए हैं, इसी वजह से आपको टिक विक लगा, पहले से ही मिल जा रहा है। और यही कारण है कि हम लोग जो ज्योग्राफी और पॉलिटी है ना, उसको प्रिंट, मतलब खुद से जो है टाइप करके प्रिंट करके तब जो है उसको कवर करा रहे हैं, ताकि आपको पहले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व ना मिले, आपको कुछ क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करने का मौका मिले, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले कौन सा देखिए, हड़प्पा। और ये जो हड़प्पा है ये आपको किस नदी के तट पे मिलेगा? तो रावी नदी के तट पर। कालीबंगा जो कि राजस्थान का है, घग्घर नदी के तट पर। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर मिल जाएगा, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर मिल जाएगा। तो इसका अगर आप लोग चलेंगे ऑप्शन में चेक करने, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, और सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा 4, यानी कि 32-14 कहाँ पे है? पहले वाले में ही, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? अभी ऊपर देखा हमने कि मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। अब बताइए कि किस चीज के लिए जानी जाती है? अभी हमने ऊपर देखा था कि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, लेकिन कूट में आपको कई सारे विकल्प दिए हैं, इस वजह से इसको पूरा पढ़ना जरूरी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, तो हाँ भैया इसके लिए तो जानी ही जाती है। और कह रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तो इसके लिए भी जानी जाती है, वहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है। कह रहे हैं अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी, तो इसके लिए भी जाती है। बनावली में मतलब उसके मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के हल के भी साक्ष्य मिले हैं। अपने उद्योगों के लिए, तो क्या भैया अपने उद्योग के लिए जानी जाती है? तो हाँ बिल्कुल जानी जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, आपको इसका वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? एक्सप्लेनेशन। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे एक पॉइंट जानना चाहिए कि जो हमारा कालीबंगा है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान। वहाँ से ना कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनके के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य भी मिले हुए हैं। इसी कारण से ये माना जाता है कि ये अपने उद्योग धंधों के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि कौन सा मतलब कि हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? वैसे सामान्यतः वहाँ पे जो नगर थे वो 2 ही भागों में विभक्त थे, एक तो पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी नगर रहे हैं जो कि 3 भागों में डिवाइड थे, जिसमें आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल दिया गया है धौलावीरा का, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा।
देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। जो धौलावीरा है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पाई नगर था। ये नगर आयताकार बना था, ठीक है। तो ये ना शेप भी पूछा जा सकता है। इस नगर को 3 भागों यानी कि किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो अभी हमने बताया ना कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, तो उसी को जो है मतलब कि वो कि एक मतलब कि निचला नगर और एक जो है उथला नगर, इस तरह से भी जानते थे। लेकिन जो धौलावीरा है वो अपवाद स्वरूप 3 भागों में डिवाइड है, मध्य नगर, निचला नगर और किला वाला। हमसे पूछ रहे हैं कि हाथी दांत का पैमाना जो है वो हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है। तो आपको बताना है कि हाथी दांत से बनाया गया जो स्केल है वो किस स्थान से मिला हुआ है। ऑप्शंस देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली और कालीबंगा या फिर लोथल, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो तो लोथल ही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। यानी कि हाथी दांत का जो पैमाना है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आगे इससे पहले बढ़े, हम लोग पहले इसका जो दिया हुआ है ना शॉर्ट में नोट्स उसको देख लेंगे। तो देखिए आपसे बता रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बहुत ही प्रमुख नगर थे, ठीक। तो ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। दूसरा देखिए, हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है इसका जो सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अर्थात खुदाई में सबसे पहले जो स्थल प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि इस संस्कृति को हम लोग हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। कभी कभी ना आप देखेंगे जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे जो सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया जाता है वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी जो है उसी के आसपास ज़्यादातर स्थल प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब देखिए कि कहीं ना कहीं इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना इसके साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आपको कई सारे स्थल हैं जो सिंधु नदी के इतर भी मिले हुए हैं, मतलब और भी बहुत सारी नदियाँ हैं उनके आसपास मिल जाएंगे। इस वजह से मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये ठीक है, तो भैया नहीं, ठीक तो नहीं है। लेकिन अब जो नाम चला आ रहा है उसको हम लोग तो बदलने वाले हैं नहीं। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा था ना लोथल, भोगवा नदी के तट पर, ये कहाँ का स्थल है, तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, लोथल जो है ना इसको पत्तन या बंदरगाह नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो पत्तन मतलब कि पत्तन स्थल है या पत्तन नगर है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा लोथल है ना उसे हम पत्तन नगर के नाम से जानते हैं। पत्तन अर्थात होता है बंदरगाह। आगे देखिए, चनहूदड़ो एक ऐसा एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये मतलब कि एकमात्र है तो हमें वैसे भी जानना चाहिए, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, तो चनहूदड़ो से। अभी हमने देखा था वहाँ से मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पे जो सर्वाधिक अंकन है वो एक श्रृंगी पशु का है, यानी कि एक सींग वाले जानवर का। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का, यानी कि वही जो सांड है योगी बाबा वाले उनका। फिर सर्वप्रथम मानव द्वारा जो धातु यूज की गई थी वो कौन सी है, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा तांबा जो है वो सबसे पहली यूज की गई धातु है। और सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो है भैया कुकुर, यानी कि कुत्ता। कह रहे हैं मिस्र की सभ्यता जो है इसका विकास नील नदी की घाटी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। कुछ प्रमुख धातु और उनकी प्राप्तियों के स्थल बताए गए हैं। जैसे अभी देखिए जो खेतड़ी है ना, ये वर्तमान में भी तांबा के लिए एकदम फेमस है। तो पहले भी ये तांबा के लिए फेमस थी, आज भी है। तो तांबा जो है वहाँ हम मतलब कि इनके द्वारा कहाँ से प्राप्त किया जाता था, एक तो खेतड़ी जो राजस्थान की खान है वहाँ से, और दूसरा बलूचिस्तान से। जो लाजवर्द मणि है ये बदख्शां अफगानिस्तान से। फिरोजा, टिन और चांदी ये कहाँ से प्राप्त होता था, ईरान और राजस्थान की जावर तथा अजमेर की खानों से। अफगानिस्तान और ईरान से भी फिरोजा, टिन और चांदी तथा लाजवर्द मणि प्राप्त होती थी। सीसा यानी कि जिसको हम लोग लेड कहते हैं, ये कहाँ से मिलता था, अफगानिस्तान से। शिलाजीत ये हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उधर से मिल जाता था, यानी शिलाजीत हिमालय से। जो गोमेद है ये कहाँ से मिलता था, गुजरात से, ठीक है। वैदिक काल से संबंधित जो फैक्ट्स दिए हैं उसको भी देख लीजिए। हालांकि वैदिक काल के जो क्वेश्चंस है वो हम कल देखेंगे, लेकिन इस पेज में दिया है इस वजह से हम इसको शॉर्ट नोट्स की वजह से डिस्कस कर लेंगे। कह रहे हैं कि जो आर्य है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। तो वो कौन सा वेद है जो वेद त्रयी से बाहर है? तो वो है भैया अथर्ववेद। ठीक है, तो टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल हैं, जबकि जो अथर्ववेद है वो आपको वेद त्रयी में शामिल नहीं मिलेगा। देखिए, जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है हमको। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, और वो वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। बाद में ये शूद्र जो है वो आए हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो शूद्र शब्द है इसका वर्णन आपको मिल जाता है। आपने पढ़ा होगा कि आदि पुरुष ब्रह्मा जी के बॉडी के 4 पार्ट से 4 जो है वर्णों की उत्पत्ति होती है, जिसमें मुख से आए हैं ब्राह्मण, भुजाओं से आए हैं क्षत्रिय, जंघाओं से आए हैं वैश्य, और जो पैर है वहाँ से निकले हैं शूद्र। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारी एनसीईआरटी पढ़िए। आगे देखिए, ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो ब्रह्मा जी की बॉडी के 4 पार्ट से 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? 2 सूचियां दी गई हैं और एक साइड नाम दिए हुए हैं, मतलब कि स्थलों के नाम, और दूसरी साइड उसके खोजकर्ता और उसका ईयर दिया है कि कब खोज हुई थी। ठीक, चलिए देख लेंगे। सूची 1 में यानी कि जो स्थल हैं कौन कौन से हैं? हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। मेरे ख्याल से जो हड़प्पा है उसको तो सब जानते होंगे, बाकी जो हैं उनको जानने में थोड़ा सा तकलीफ सबको हो रही होगी। और एक साइड नाम क्या दिए हैं? एनजी मजूमदार, जान मार्शल, दयाराम साहनी और बीबी लाल। ठीक है, बीबी लाल, कितना अजीब नाम है ना। तो चलिए इसको मैच कर लेंगे। मैच पहले से ही हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा 1923-24 से 1924-25 तक की गई। ठीक है, दूसरा देखिए हस्तिनापुर, और जो हस्तिनापुर है इसकी जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी? तो बीबी लाल के द्वारा। ये ठीक है, 1950-52 में। तीसरा जो है तक्षशिला, जॉन मार्शल के द्वारा 1913 से 1934 के मध्य। और कौशाम्बी बचा, तो कौशाम्बी कहाँ चला जाएगा? एनजी मजूमदार 1936 से 1937। अब देखिए, अगर दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया ना तो फिर मैच द फॉलोइंग में नहीं पूछेगा, क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा। चारों के चारों ऑप्शन दे देंगे और खुदाई के ईयर के आधार पे आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना होगा कि सबसे पहले कौन जो है स्थल खोदा गया, फिर उसके बाद कौन, फिर अभी हाल ही में कौन। ठीक है, तो इस वजह से इसके ईयर ज़रूर ध्यान रखें कि जो हड़प्पा सभ्यता है 1923-24, जो हमारा हस्तिनापुर है 1950-52, तक्षशिला 1913 से 34 और कौशाम्बी जो है वो 1936-37। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण में कौन सा सही क्रम है उसमें सेट करना है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना फिर बहुत गंदा लगता है। मतलब ठीक है, भारत देश में इतना सब कुछ है पूछने के लिए, आप मतलब विदेशों की सभ्यताओं के बारे में पूछ रहे हो, ऊपर से क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे रहे हो, मतलब इतना क्या टफ बनाना पेपर को, लेकिन फिर भी पूछा गया है, देख लेंगे। तो देखिए आपके पास ना 4 सभ्यताएं दी गई हैं और आपको उत्तर से लेकर के दक्षिण में इनके क्रम जो है वो सजाना है। माया सभ्यता, एज़टेक, मुइस्का और इंका, तो इन्हीं को सेट करना है। कह रहे हैं माया, मुइस्का, इंका या एज़टेक। एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ ना तो मैंने केवल माया सभ्यता का नाम सुना था, और जो सभ्यताएं हैं इनका तो नाम डायरेक्ट मैंने इसी घटना चक्र में ही देखा है। तो इस वजह से आप भी देख लीजिए भैया, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो पहले से जानते हों, कुल मिला के मैं नहीं जानती थी, मैं अपना बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका जो व्याख्या है वो दिया गया है। ये जो मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर के अब जो स्टेट्स आ रहे हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, ये सभी कैरेबियन सी है, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं या वहाँ के जो देश हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये वहीं के हैं कैरेबियन जो कंट्री, ये कह सकते हैं कि ये कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित है। तो किसमें ये सारे देश मतलब सम्मिलित हो रहे हैं? मेसो अमेरिका में। तो मेसो अमेरिका में कौन कौन आ रहा है? दक्षिण मैक्सिको से लेकर के बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका का क्षेत्र इसमें शामिल है। और ये कौन से देश हैं, कहाँ के हैं? कैरेबियन जो सी है ना वहाँ की ये कंट्रीज़ हैं। आपने पढ़ा होगा कि इसमें मतलब वेस्ट इंडीज़ भी इन्हीं को कह दिया जाता है। आगे देखिए, इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में
और जो माया सभ्यता है इसका विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर और होंडुरास तक था। इसके अलावा देखिए जो मुइस्का सभ्यता है ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि जो इंका सभ्यता है इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वेटो से लेकर के दक्षिण में सेंटियागो तक था। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका से लेकर के साउथ अमेरिका, ये कहें कि कैरेबियन सी से लेकर के साउथ अमेरिका में जो सभ्यताएं पनपी थी उनको उत्तर से दक्षिण में ये लोग क्रोनोलॉजी लगवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम भैया उत्तर से दक्षिण में क्या हो जाएगा, एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमने पाषाण काल और मतलब कि सैंधो संस्कृति से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो शॉर्ट नोट्स दिया था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। हमने हिस्ट्री वाला पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया है, ज्योग्राफी और पॉलिटी ऑलरेडी चल रही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग बुक के इस तरह PDF से पढ़ना चाहते हैं या फिर टाइप करके पढ़ाया जाए। जैसे भी आप कहेंगे वैसे ही चीज़ें आपके सामने हाजिर रहेंगी। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।